Hello everyone, my name is Kritika and today I will explain you about the early Vedic age. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था जो वैदिक पीरियड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज को डिस्कस करने से पहले हमने जहाँ पे कल अपना टॉपिक छोड़ा था हमने सब वेद के बारे में पढ़ा था। 4 तरह के वेद होते हैं, तो 4 हमने लिटरली प्रोडक्शंस जो थी वो चेक की थी कि वैदिक पीरियड में थी। उन चारों में से जो वेदास थे वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिए थे मैंने आपको 4 वेद, और उसमें से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उन सबको भी हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो आज उन जो 4 जो हमने वो लिटरली प्रोडक्शन देखी थी उनमें से हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, जिसमें से पहली है हमारे पास द ब्राह्मण्स। क्या है? द ब्राह्मण्स। अच्छा, अब द ब्राह्मण्स की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण्स जो हैं वो वेद में जितने भी हमने हाइम्स पढ़े थे उनको एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं, ये प्रोजेस की फॉर्म में लिखे गए हैं। और जो एक रिचुअल का तरीका है, एक नेचर है किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करने का, वो सब इसमें लिखा है कि कोई भी रिचुअल है तो वो किस तरह से परफॉर्म करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए या इट इज़ नेसेसरी। बाकी ब्रह्मा का जो मतलब होता है इट मीन्स सेक्रीफाइस, बलिदान देना। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, रिचुअल्स हैं, बताए गए कि क्या क्या रिचुअल्स फॉलो होते थे, क्या किस तरह के सेक्रीफाइसेस होते थे, और उसके साथ साथ उनके मीनिंग्स भी इसमें कंफर्म किए गए हैं। उसके बाद है द अरण्या। अब अरण्या में क्या एक्सप्लेन किया है कि वो फॉरेस्ट टेक्स्ट उसको कहते हैं। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट टेक्स्ट, दैट मीन्स इसमें वो चीज़ें लिखी गई हैं जो कि उन लोगों के लिए जो हर्मिट्स हैं या वो लोग जो जंगल में रहते थे उन स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती थी कि वहाँ पे किस तरह से जो है वो लाइफ पॉसिबल है, उनके लिए वो लिखी गई। उसके बाद नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद जो है ये क्या है? फिलोसफिकल टेक्स्ट। आपने सुने होंगे ना कि इतने 18 हमारे पास उपनिषद हैं हिंदू धर्म में, वो सब उपनिषद हैं, ठीक है। नोन एज वेदांता, वेद अंता, ये 2 वर्ड से मिला है, वेद प्लस अंत, मतलब जब वेदों का अंत हुआ उसके बाद क्या है? उपनिषद। तो एट द एंड्स ऑफ वेदास वी गॉट उपनिषद्स। सबसे पुराने उपनिषद का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब अगर हम लिटरेचर की बात करें, ये तो हो गए हमारे पास 4 जो लिटरली प्रोडक्शंस थी उस टाइम पे, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं लिटरेचर क्या था, लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। तो वेद काल में सबसे जो वैदिक पीरियड में जो 2 मेन हमारे पास लिटरेचर हैं वो हैं द रामायण एंड दी महाभारता। अगर रामायण की बात करें इट इज़ द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद है महाभारता। महाभारता इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको पता होगा जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आदि काव्य, मतलब आदि मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग। सो ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें 24,000 श्लोक है और 7 कांड है, जैसे वो है लंका कांड, ये सब चीज़ें। तो इस तरह 7 कांड है इसमें। उसके अलावा अगर महाभारत की बात करें तो महाभारता ये भी बहुत फेमस है हिंदू धर्म में। तो महाभारता जो है इट इज़ लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 1 लाख के अराउंड श्लोक्स हैं और 18 पर्णव्स हैं, और जो शंकी प्रणव है, प्रवन है, वो सबसे लार्जेस्ट है महाभारत में। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास कि ये हो गए हमारे पास लिटरेचर्स। इसके बाद पुराण की बात करते हैं। पुराण जैसे नाम से ही पता चलता है ना, पुराण रिलेटेड टू पुराना, इट मीन्स द ओल्ड, कुछ भी जो चीज़ किसी पुरानी चीज़ से रिलेट करती है। तो टोटल हमारे पास कितने पुराण हैं? जैसे अभी भी आप देखते होंगे ना, भगवत का पाठ होता है और विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, ये सब चीज़ें। तो पुराण क्या है? इसका मतलब है जो चीज़ें सबसे पुरानी हैं, और टोटल हमारे पास 18 फेमस पुराण हैं, जिसमें सबसे पुराना जो पुराणिक टेक्स्ट है जो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ मत्स्य पुराण। इसके अलावा द भगवत, द विष्णु, द वायु एंड द ब्रह्मांड, ये सब भी हमारे पास क्या है? अलग अलग पुराण हैं, राइट। ये हो गई पुराण के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद है उपवेद, मतलब जैसे अगर हम किसी चीज़ को सब डिवाइड करते हैं, द ऑक्सिलरी वेदास आर नोन एज उपवेद। तो अलग अलग वेदों में अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया गया। अब उनमें एक एक उपवेद था जो आपने सुने होंगे ये नाम, ये इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। आयुर्वेदा, इट इज़ अ उपवेद। आयुर्वेदा कहाँ से निकला है? ऋग्वेद से। और आयुर्वेद क्या है? इट इज़ द वेदा ऑफ मेडिसिन, मतलब कि सारा मेडिसिन की जो नॉलेज थी उस टाइम, क्या मेडिसिन थी, उस सब की नॉलेज कहाँ से मिलती है? आयुर्वेद से,
ठीक है। उसके बाद है गंधर्व वेद, ये सामवेद से निकला है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक, क्योंकि सामवेद में ही बेसिक म्यूजिक का पता चलता है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ द म्यूजिक। तो गंधर्व वेद है जहाँ से जो म्यूजिक को डिफाइन करता है। उसके बाद धनुर्वेद, धनुर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, धनुष की विद्या, धनुर्वेद, ठीक है। तो और ये किसका है पार्ट, यजुर्वेद का। उसके बाद है शिल्प वेद, शिल्प किसको कहते हैं, शिल्पकार होते हैं, जैसे बोलते हैं कि कोई भी साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, जो लोग की क्राफ्ट्स बनाते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो हमारे पास वेद है दैट इज नोन एज शिल्प वेद, और वो कहाँ से निकला है हमारे पास, अथर्व वेद से एसोसिएटेड है। तो ये है हमारे पास उपवेदास, कितने उपवेदास हैं, 4, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। ये आपको याद रखना है कि ये किस वेद से एसोसिएटेड है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्यंस की या वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड की जो मैक्सिमम नॉलेज, या मैं कहूँ जो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है इस पीरियड का, वो कहाँ से है, ऋग्वेद से। सो ऋग्वेद इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ दिस पीरियड। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो ऋग्वैदिक पीपल या फिर जिनको आर्यंस भी कहते हैं, पहले तो वो कन्फाइंड थे एक पर्टिकुलर एरिया में जिसको कहते हैं सप्त सिंधु। और मैंने आपको ये पहले पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है कि सप्त सिंधु जो है दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रिवर्स। सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब नदियाँ, तो जहाँ से 7 नदियाँ बहती है उसके आसपास का एरिया उन्होंने कन्फाइंड कर लिया। तो ये 7 रिवर्स कौन सी है, इंडस और सरस्वती तो 2 है ही, उसके अलावा ये है नेक्स्ट 5 रिवर्स जो है झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी एंड सतलुज। तो ये 5 रिवर्स जो हैं इनके पुराने नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, स्लाइड पे आप देख सकते हो। और यही वो 5 नदियाँ हैं जिससे मिल के बाद में क्या बना है, पंजाब, ठीक है। झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, इसके अलावा सप्त सिंधु की 2 नदियाँ और कौन सी थी, इंडस और सरस्वती। तो स्टार्टिंग में तो हमने पढ़ा था कि आर्यंस इतने ही एरिया में सेटल डाउन हुए थे, बट बाय द एंड ऑफ 6th सेंचुरी उन्होंने गंगा और यमुना के आसपास और पूरे नॉर्थ इंडिया पे ही अपना वो जो थे पूरे उस नॉर्थ इंडिया में सेटल डाउन हो गए थे, इसलिए जो नॉर्थ इंडिया उसको उस टाइम इंडिया को क्या कहते थे, आर्यव्रत। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे अभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, अगर हम आज की बात करें तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, सबसे पहले एक पर्सन है, फिर उसका विलेज है, विलेज के बाद क्या आता है, ब्लॉक आता है, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट बनती है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के क्या बनता है, स्टेट, और बहुत सारी स्टेट्स को मिला के क्या बनता है, नेशन, राष्ट्र या फिर कंट्री, देश। अब चलते हैं वैदिक पीरियड में। अब ये बात है कब की, अर्ली वैदिक पीरियड की, ठीक है। कब की बात है ये, अर्ली वैदिक पीरियड की, दैट इज फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, सबसे पहले होता था कुल, कुल मीन्स फैमिली, फैमिली के हेड को क्या बोलते थे, कुलापा। फिर आता था ग्राम, ग्राम मतलब विलेज, विलेज का जो हेड था उसको क्या कहते थे, ग्रामनी। उसके बाद आता था विस, दैट इज क्लैन, और वहाँ के जो हेड होते थे उनको क्या कहते थे, विस्पति। फिर जना, जना मतलब बहुत सारे, जना को इंग्लिश में हम कह सकते हैं जन, जैसे जन और जनपद बने उस हिसाब से है ये जन, जना मीन्स। और जो जना का हेड होता था वो होता था गोपा या गोपति। और फिर आता था राष्ट्र, जन, बहुत सारे जनपद को मिला के क्या बनता था, राष्ट्र, दैट इज, और वहाँ पे जो राज करता था दैट इज नोन एज राजन। तो पहले कुल थे, फिर ग्राम, फिर विस, फिर जन, फिर राष्ट्र। तो इस तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट द अर्ली ऋग्वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड। ये होगी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब वहाँ पे एडमिन कैसा था, तो जैसा हमने पढ़ा कि जो राजा था वो पूरे के पूरे देश का कार्यभार संभालता था। तो राजा वाज एट द सेंटर ऑफ एडमिन मशीनरी ऑफ द आर्यंस। राजा हो गया मेन हेड, और जो राजा था ना उसको असिस्ट करने के लिए और भी लोग थे, जैसे अभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर है उसको असिस्ट करने के लिए और भी लोग हेल्प करते हैं, वैसे ही जो राजा था उसको कौन कौन असिस्ट करता था, जो उसको असिस्ट करते थे उसमें सबसे पहले आते हैं पुरोहित। पुरोहित किसको कहते हैं, प्रीस्ट, पादरी, पुरोहित, ठीक है।
मतलब जो धर्म से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आते थे सेनानी। सेनानी है जनरल ऑफ द आर्मी, तो उस टाइम जो आर्मी के हेड होते थे, जनरल होते थे, वो सेनानी होते थे। ग्रामनी हमने भी पढ़ा, जो एक गांव का, एक विलेज का हेड होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रामनी। ग्रामनी और स्पसा दैट मीन्स स्पाइस, स्पाइस मतलब जासूस। तो ये जो लोग थे राजा को कौन कौन असिस्ट करते थे, पुरोहित, सेनानी, ग्रामनी एंड स्पाइस, यानी कि प्रीस्ट, जनरल ऑफ आर्मी, विलेज का हेड और जासूस मिलके राजा की हेल्प करते थे या उसको असिस्ट करते थे। इसके अलावा अगर उस टाइम की बात करें तो राजा के पास कोई स्टैंडर्ड आर्मी नहीं थी, रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी ऑल द टाइम, ऐसा नहीं था। लेकिन द वॉर एट द टाइम ऑफ वॉर ही मस्टर्ड मिलिटेंट्स, तो जब वॉर होता था तो वो मिलिटेंट्स को इकट्ठा करता था। और जो मिलिट्री एलिमेंट था वो ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो था टैक्स कलेक्शन का रोल नहीं था, क्योंकि जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी, पशुपालन पे। ठीक है, तो वो एक जगह टिकते नहीं थे, ना कि वो एग्रीकल्चर पे बहुत रेयर इकोनॉमी उनकी बेस्ड थी। ये हम अपने पुराने उसमें भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह के उस टाइम इकोनॉमी थी, क्या क्या उनके ऑक्यूपेशन थे। तो वहाँ से इट इज़ क्वाइट क्लियर कि उस टाइम टैक्स कलेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे, ना कि खेती बहुत ज़्यादा करते थे। एग्रीकल्चर था बट वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता था। उसके अलावा जो बलि की प्रथा थी वो उस टाइम थी। तो बलि का मतलब ज़रूरी नहीं है किसी जानवर को मारना ही होता था, बलि का मतलब होता था कोई भी ऑफरिंग, हो सकता था वो वीट की हो, है ना, वो किसी अनाज की हो, किसी पशु की बलि भी हो सकती थी। और ये जनरली किसको प्रोवाइड की जाती थी बलि, चीफ को। तो हो सकता है वो गांव का चीफ हो, घर का चीफ हो, राजा हो, तो किसी भी चीफ को इस तरीके से जो है वो बलि दी जाती थी। नाउ आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है पॉपुलर असेंबलीज उस टाइम कौन सी थी। तो दो तरह की असेंबलीज थी, पहली है सभा, दूसरी है समिति। जो सभा थी ना, ये कुछ बुजुर्ग लोगों से को मिला के बनाई गई थी और ये राजा की हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो बेसिकली जो इनका काम था, बुजुर्ग लोग होते थे तो वो बताते थे क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कानून किस चीज़ पे फॉलो होना चाहिए, अगर किसी ने ऐसा किया है तो इसको क्या जुर्म मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखती थी, सभा। और जो हेड होता था सभा का उसको कहते थे सभापति। ठीक है, जैसे हमने बोला ना सभा समिति होते थे, यही राजा का इलेक्शन भी यही करते थे। पहले राजा जो था वो इलेक्शन प्रोसेस से सिलेक्ट होता था, ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा ही राजा बन जाएंगे। तो ये दोनों जो है पॉपुलर असेंबलीज हैं जो साथ में बैठते थे और क्या डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा। उसमें वोटिंग होती थी जिसमें कि इक्वल पार्टिसिपेशन होती थी औरतों और महिलाओं की, मर्दों की। ठीक है, दोनों जेंडर्स की। इसके बाद अगर हम बात करें समिति की, अब सभा तो हो गई कुछ बुजुर्ग लोगों की जो लॉ बताएंगे क्या लॉ फॉलो करना है। अब जो समिति है वो किसकी असेंबली है, वो है कॉमन लोगों की असेंबली। और ये पॉलिटिकल बिजनेस बताते थे, स्टेट का चेक करते थे। तो जैसे मैंने आपको बोला इट ऑल्सो यूज टू इलेक्ट द किंग, तो यहाँ पे राजा को चुना जाता था जिसमें वोटिंग प्रोसेस होता था। तो वोटिंग प्रोसेस कौन, कॉमन पीपल के बीच में होता था। सभा समिति बैठते थे, ये इलेक्शन करते थे और हमारे पास राजा चुना जाता था। तो जो हेड होता है समिति का उसको क्या कहते हैं, पति। क्या कहते हैं, ये जो है इस असेंबली में समिति के हेड को पति और सभा के हेड को सभापति। क्लियर है इतना। तो इसके अलावा जो सोसाइटी है और रिलीजन है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू। अगर आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया और आपको हिस्ट्री के ये पार्ट समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।